नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मुंबई में एक बड़ी मशहूर जगह है नाला सोपारा। असल में ये नाम अपने आप में थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, इसलिए शायद ये ज़्यादा मशहूर है। ये कोई बहुत पॉश इलाका नहीं है, लेकिन अलग अलग फिल्मों में या फिर कॉमेडी शोज़ में आपने इस जगह का नाम ज़रूर सुना होगा। तो इसी नाला सोपारा इलाके में एक मोहल्ला है जिसका नाम है गडकापाड़ा मोहल्ला। बात है अब से करीब 15 रोज़ पहले की, यानी 15 रोज़ पीछे। यहाँ गडकापाड़ा मोहल्ला में एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था। 3 लोगों का छोटा सा परिवार। 35 साल के राजमिस्त्री का काम करने वाला विजय चौहान, उसकी बीवी कोमल जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल, और दोनों का एक 8 साल का छोटा सा बेटा। छोटी फैमिली, आइडियल फैमिली, कोई झमेला नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, सब कुछ ठीक था। कुल मिलाकर ज़िंदगी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और ये विजय चौहान जो है वो काफ़ी मेहनती आदमी था, राजमिस्त्री का काम करता था। तो कई बार मुंबई के बाहर जाकर भी उसे वर्क ऑर्डर मिलता था, वहाँ जाकर भी वो काम करता था, लौट कर आता था। ज़िंदगी सही चल रही थी। अचानक हुआ ये कि आज जैसे 22 तारीख है, तकरीबन 15 रोज़ पहले विजय के भाई ने एक मकान खरीदा। और विजय का जो भाई है वो नाला सोपारा के पास में ही एक और जगह है जिसका नाम है बिलाल पाड़ा, वहाँ वो रहा करता है। तो भाई को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अब मकान ख़रीदा था, तो मकान ख़रीदना आप समझते ही हैं कि आम लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती और मुश्किल वाली बात होती है। तो उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने फ़ोन किया विजय चौहान को, और वो चाहता था कि कुछ पैसे भाई से ले लूं उधार, और फिर मकान के पैसे देने के बाद में धीरे धीरे अपने भाई को पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो फ़ोन करता रहा। दिन में कई बार उसने फ़ोन किया, लेकिन हर बार विजय का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आता रहा। इससे जो भाई है वो परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, मतलब फ़ोन ख़राब हो गया या कहीं और विजय चला गया है, क्या मामला है। इत्तेफाक से उसकी अपनी भाभी से भी बात नहीं हो पा रही थी। जो भी रीज़न हो सकता है, भाभी का फ़ोन नॉट रीचेबल हो या जो भी वजह हो, भाभी से भी बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर उसने तय किया कि वो एक बार खुद अपने भाई के घर जाएगा, उसका हालचाल लेगा, और अगर वो मिल गया तो उससे पैसे लेकर आ जाएगा। तो बिलाल पाड़ा से वो पहुंचा गडकापाड़ा, और गडकापाड़ा में आने के बाद उसने अपनी भाभी से बात की। घर में भाभी मिली और भतीजा भी मिला, जूनियर। बहुत अच्छे से बातचीत हुई। भाभी कोमल से उसने पूछा कि कहाँ है भाई मेरा, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। तो भाभी ने बताया कि वो कुर्ला गए हुए हैं काम से, और गए हुए तकरीबन हफ्ते भर का वक्त हो गया है। बीच में एक बार आए थे कुछ घंटों के लिए, फिर वापस चले गए। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो वो कुर्ला में ही हैं और ख़ुद ही फ़ोन करते हैं। मैं भी फ़ोन लगा रही हूँ तो बात नहीं हो पा रहा, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो भाई जो है उसको ये बात समझ में आई। उसको लगा कि अच्छा, ऐसा हो ही सकता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और उसके मन को थोड़ी तसल्ली भी मिली कि चलो ठीक है, मेरा भाई सेफ़ है, कुर्ला में काम कर रहा है और बीच में घर भी आया था, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद तकरीबन 8 से 9 दिनों का वक्त गुजर गया, और 9 दिन बाद उसे एक बार लगा कि ठीक है, अब तो काफ़ी दिन हो गए, अब एक बार फिर से अपने भाई से बात करने की कोशिश करता हूँ, विजय से। अगर बात हो गई तो पैसे लूँगा। पैसों की ज़रूरत अभी भी थी। तो विजय को फिर से फ़ोन किया, और जब फिर से फ़ोन किया तो इस बार भी विजय का मोबाइल जो है लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, पूरा दिन स्विच ऑफ आ रहा था। अब थोड़ी चिंता होने लगी उसको, भाई को, और उसने सोचा कि ये क्या मामला है। मतलब आजकल तो गांव देहात में भी नेटवर्क है, मोबाइल फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी है। विजय के फ़ोन को ऐसा क्या हो गया कि तकरीबन 10 दिनों से लगातार मेरा भाई बिल्कुल रडार से बाहर हो गया है। तो वो बहुत चिंतित हुआ, और चिंतित होने के बाद उसने इस बार अपनी भाभी को भी फ़ोन किया। कुछ दिन पहले ही मिलकर आया था, नंबर वगैरह लेकर प्रॉपरली बात करके आया था, तो भाभी को भी फ़ोन किया। लेकिन भाभी का फ़ोन जो है वो भी स्विच ऑफ था। उसे अब थोड़ी और ज़्यादा चिंता होने लगी, और इसके बाद वो पहुंचा फिर से गडकापाड़ा में अपने भाई विजय चौहान के घर। और वहाँ आने के बाद उसने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है, और भाभी भी घर में नहीं है। कहाँ गई है किसी को नहीं पता।
ये जो इलाका है ये चौल का इलाका है, तो आसपास बहुत घनी आबादी है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे पर लोगों की नज़र रहती है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग, होता है ना आमतौर पर कि इतना आलीशान बंगला है, इधर से उधर एक आदमी अपना ही बंगला कवर नहीं कर पा रहा है तो दूसरे दूसरे पड़ोसी से क्या मिलेगा, इस तरह की शिकायतें अक्सर होती हैं। तो खैर, छोटी जगहों में लोगों को एक दूसरे की खबर होती है क्योंकि बहुत क्लोज विसिनिटी में लोग रहते हैं, तो आस पड़ोस के लोगों को खबर होनी चाहिए थी। जब इस नौजवान ने अपने भाई विजय और भाभी कोमल के बारे में लोगों से पूछा तो सारे लोगों ने कहा कि विजय को तो काफ़ी दिनों से नहीं देखा और कोमल अभी 1-2 दिन पहले थी लेकिन अभी कहीं चली गई है, लेकिन कहाँ गई नहीं पता। अब ये बात बहुत हैरान कर रही थी और परेशान भी कर रही थी। इसी परेशानी के आलम में उसने अपने एक जानकार से बातचीत की जो उसी गढ़कापाड़ा इलाके में रहता है और उससे ये रिक्वेस्ट किया कि एक बार चल के मकान में ज़रा देखते हैं कि ये लोग ताला लगाकर कहाँ गए हैं, मकान में क्या है क्या नहीं है, क्या सारा सामान लेकर चले गए, मकान खाली कर दिया। मेरे मन में बड़ी फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो आस पड़ोस के लोगों को जब राज़ी किया, अपने दोस्त से बातचीत की, तो सारे लोग पहुँचे और घर का ताला जो है वो तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद वो जब अंदर गए कमरे में तो उन्होंने देखा कमरे में ऐसे तो सब कुछ ठीक है, सारा सामान जो है इंटैक्ट रखा हुआ है, लेकिन एक जगह कमरे में जो है टाइल्स जो है वो नए सिरे से ब्रांड न्यू टाइल्स जो है लगाए गए थे। हालांकि उन टाइल्स का कलर भी वही था जो पुराने टाइल्स का था, लेकिन सारे पुराने टाइल्स के बीच अगर 2-3 बड़े बड़े नए टाइल्स लगे हुए हों तो आप समझ सकते हैं कि नए टाइल्स पर इंसान की नज़र चली ही जाएगी। तो वहाँ पर नया टाइल्स जो है वो कई सारे लगे हुए थे। ये देखकर विजय के भाई को थोड़ी चिंता हुई और उसे लगा कि भाई इन टाइल्स के पीछे कोई रहस्य, कोई राज तो नहीं है। हालांकि आमतौर पर ऐसा इंसान सोचता नहीं है, लेकिन जिस तरह का दौर है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही हैं, तो इस नौजवान के मन में ये चिंता घर कर गई कि कहीं इस टाइल्स के पीछे कोई राज ना हो। फिर उसने अपने दोस्त और आस पड़ोस के लोगों से कहा कि इस टाइल को मैं हटा कर देखना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं कि जिससे पता चले कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो मेरे भाई या भाभी के साथ। तो इसी ख्याल, इसी सोच के साथ विजय ने आस पड़ोस के लोगों के साथ उस टाइल को तोड़ना शुरू किया। चमचमाता ब्रांड न्यू टाइल, फावड़े से उस टाइल को तोड़ा गया। उसके बाद मिट्टी हटाई गई, तकरीबन 1 या 1.5 फीट मिट्टी हटाई गई होगी। धीरे धीरे वहाँ से ज़मीन के नीचे से बड़ी तेज़ बदबू आने लगी और ये बदबू जितनी खुदाई होती गई उतनी ज़्यादा तेज़ होती गई। लोगों को अब ये शक होने लगा कि शायद विजय के भाई के मन में जो बात है कि कहीं उसके भाई के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो, वो बात लगता है सही साबित हो रही है, क्योंकि टाइल्स भी नया था, टाइल हटाने के बाद अब खुदाई हो रही है तो बदबू भी आ रही है। इसका मतलब यहाँ नीचे कोई चीज़ गड़ी हुई है। वो क्या चीज़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय की ही लाश है? लोगों के मन में ये चिंता थी। हालांकि कोई जब तक लाश न मिले अपने ज़ुबान से, अपने मुंह से ये बात नहीं बोल सकता। तो लोग बहुत परेशान हो गए। और इसके बाद जब खुदाई थोड़ी और आगे बढ़ी तो अंदर जो है बनियान जैसी एक चीज़ नज़र आई, इनर वियर, मिट्टी के नीचे। अब उनको पूरा यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इससे पहले कि आगे की खुदाई करें, हमें पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहिए। उन्होंने नाला सोपारा के जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इसकी खबर दी। लोकल पुलिस वहाँ पर पहुँची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ पहुँची। चूँकि आधा काम जो है परिवार के लोगों ने और आस पड़ोस के लोगों ने कर दिया था, तो पुलिस को ये पता चल गया कि मामला किस तरह का है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर आई पुलिस और आखिर वही बात निकली जिस बात का डर था। खुदाई तकरीबन 4.5 फीट हुई होगी, ज़्यादा गहरा भी नहीं है। 4.5 फीट आप समझ सकते हैं एक शव को या लाश को दफनाने के लिए काफ़ी कम होता है। तो जब 4.5 फीट की तकरीबन खुदाई हुई तो अंदर से एक लाश निकली। लाश की हालत काफ़ी ख़राब थी, उससे बड़ी तेज़ बदबू आ रही थी और इस लाश को देखकर पहचान पाना तो अलबत्ता मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो हुलिया या कपड़े, इस तरह की चीज़ों से जो अंदाज़ा लगा, उससे ये बात साफ़ हो गई कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी मकान में रहने वाले उसके भाई विजय चौहान की है, जो लड़का या जो नौजवान इस वक्त अगुवाई करके खुदाई करवा रहा था। तो विजय चौहान की लाश अगर अपने ही घर के कमरे में फर्श के नीचे, टाइल्स के नीचे दफनाई जा चुकी थी तो जाहिर है ये मामला मर्डर का ही था। पुलिस ने फ़ौरन डेड बॉडी को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस सिलसिले में मर्डर का केस दर्ज किया गया। जिस तरह से
लाश मिली, पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई उससे पता चला कि ये लाश जो है कम से कम 15 से 20 दिन पुरानी है। और जब विजय के भाई ने सारी बात पुलिस को बताई कि मैं यहाँ कुछ रोज़ पहले आया था, मेरी भाभी से मुलाकात भी हुई थी, भाभी ने बताया कि मेरा भाई कुर्ला गया हुआ है, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जब विजय का भाई यहाँ पर अपने भाई को ढूंढता हुआ आया था और भाभी जब यहाँ पर अकेली मौजूद थी बच्चे के साथ, उस समय लाश यहाँ नीचे फ्लोर के दफनाई गई जा चुकी थी। और लाश को दफनाया जा चुकने का मतलब ये है कि जिस घर में वो मौजूद है महिला, उस महिला को उस लाश की खबर थी। अपने पति के नीचे घर में फर्श के नीचे दफनाए जाने की खबर थी, इसके बावजूद वो वहाँ पर मौजूद थी। इससे ये केस क्लियर कट अब तक की तफ्तीश में, बल्कि तफ्तीश की भी ज़रूरत नहीं थी, कॉमन मैन भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है कि इस केस में पूरी तरह से कोमल का इन्वॉल्वमेंट जो है वो समझ में आ रहा था। और अब तो कोमल जिस तरह से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, उसने इस मामले को और भी जो है क्लियर कर दिया कि इस विजय की मौत के पीछे कोमल का हाथ है। अब पुलिस ने कोमल के बारे में सारी जानकारी जुटाने की शुरुआत की, अपने मुखबिरों को एक्टिव किया, आसपास के लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि 28 साल की जो कोमल है वो 20 साल के एक लड़के जिसका नाम है मोनू विश्वकर्मा, उसके साथ जो है काफ़ी समय से एक अफेयर में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ कोई भी बात छिपती नहीं है। अब मोनू के साथ कोमल का अफेयर है तो इसके बारे में चौल में, पड़ोस में, आसपास के लोगों को भी खबर थी, क्योंकि मोनू कभी कभार आया करता था, कभी कभार कोमल बाहर चली जाती थी, दोनों साथ घूमते हुए भी देखे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें ये प्रूव कर रही थी कि कोमल का एक और लड़के से अफेयर था जो उम्र में उससे तकरीबन 8 साल छोटा है और पढ़ाई कर रहा है। वो भी उसी इलाके में, नाला सुपारा के इलाके का रहने वाला लड़का है मोनू विश्वकर्मा। अब पुलिस ने मोनू विश्वकर्मा के बारे में जानना और उसको तलाश करना शुरू किया। और बिल्कुल आप इसे इत्तेफाक कहें या कहें कि जो चीज़ें पुलिस सोच रही थी एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा था। मोनू भी अपने घर से गायब था। अब ये बात तकरीबन साफ हो गई कि कोमल ने मोनू के साथ मिलकर अपने पति विजय चौहान का कत्ल किया है और अपने 8 साल के बेटे को लेकर अपने आशिक मोनू के साथ वो फरार हो गई है। छानबीन आगे बढ़ी तो ये भी पता चला कि जो भी विजय चौहान के अकाउंट में रुपए पैसे थे, उनमें से काफ़ी सारा पैसा कोमल जो है उसके क्रीडेंशियल्स के सहारे, यानी जो एटीएम पिन होता है और डिटेल्स दूसरे होते हैं, वो सारे डिटेल जो है एक बीवी होने के नाते उसे पता होगी कोमल को, तो कोमल ने उन सारे डिटेल का इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग बैंक खातों से लाखों रुपए अपने पति विजय चौहान के खाते से निकलवा भी लिए थे। पुलिस को अब तक की तफ्तीश, अब तक की छानबीन में ये जानकारी मिल चुकी है। और शुरुआती छानबीन में अभी तक हालांकि कोमल और मोनू, उसका जो आशिक है 8 साल छोटा, वो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन अब तक की छानबीन में ये बात क्लियर हो चुकी है कि विजय को भी इस बात की खबर थी और विजय लगातार अपनी पत्नी को, कोमल को, इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होने से रोकता था, मोनू को भी रोकता था। और इसी वजह से इस कोमल को और मोनू को ये लगता था कि विजय जो है उनके तथाकथित प्यार के रास्ते में रोड़े अटका रहा है, तो इसी वजह से वो उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। और प्लानिंग के तहत फिर उन्होंने न सिर्फ विजय चौहान की हत्या की, बल्कि हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के अंदर ही दफनाकर ऊपर से टाइल्स से उसको नए सिरे से उसकी चिनाई करवा दी, ताकि न तो लाश के बारे में किसी को पता चले, न विजय कभी इस दुनिया के सामने आए और न ही कभी कत्ल का राज खुले। तो ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन कत्ल कैसे किया, वो साजिश कैसे रची, कैसे दफनाया, टाइल्स किसने लगाया, क्या मोनू ने खुद लगाई टाइल्स या किसी मिस्त्री को बुलाया था, अभी इन सारी चीज़ों का सच सामने आना बाकी है। और ये सच, ये जानकारी तभी सामने आएगी जब कोमल और मोनू ये दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अब तक की जो कहानी है उसके मुताबिक यही है कि एक बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और पति को अपने ही घर में दफना दिया। और दफनाने के बाद उसी लाश के साथ घर के अंदर वो रहती रही बड़े आराम से, और तब तक रहती रही जब तक कि उस पर परिवार के लोगों को शक नहीं हो गया और परिवार के लोग अपने भाई यानी अपने बच्चे विजय चौहान के बारे में पता करते हुए नहीं आए। जब बार बार परिवार के लोग आने लगे तो उसे पता चल गया कि अब तो लगता है पोल पट्टी खुलेगी, क्योंकि पूछताछ हो गई तो और कितनी देर झूठ बोलूँगी। उसके बाद वो फरार हो गई। तो ये थी अब तक की कहानी। इस मामले में और आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन शॉकिंग ज़रूर है। जैसा कि मैंने बताया ना कि कई बार ऐसे मामले, ऐसा नहीं कि इस तरह की घटना कोई पहली बार हुई है, इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं आजकल,
चाहे वो मेरठ वाला मुस्कान का मामला हो, औरैया में एक लड़की ने अपनी शादी के महज 10-12 दिन के अंदर अपने पति की हत्या करवा दी थी, फिर सोनम और राजा रघुवंशी का मामला है, बहुत सारे मामले ऐसे हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी बार भी इस तरह के मामले होते हैं वो हैरान करते हैं और सोचने पर विवश करते हैं कि इंसान वाकई कितना नीचे गिर चुका है कि वो अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी बेगुनाह की जान लेने से भी बाज नहीं आता। बहुत ही दुखद कहानी। तो आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 2003 में, आज से कई साल पहले, एक इसी तरह का मर्डर हुआ था जिसमें एक फियांसी ने अपने ही वुड बी लाइफ पार्टनर का कत्ल करवा दिया था। और उसके पीछे भी वजह यही थी कि वो किसी और से शादी करना चाहती थी और घर वालों ने उसकी शादी किसी और आदमी से तय करा दी थी। तो बताइए, जिससे तय कराई थी उसका कोई दोष नहीं था, लेना देना नहीं था, वो ब्रेक करके भाग सकती थी। लेकिन ऐसे बेवकूफ़ लोग, मैं कहूँगा कि वो कत्ल करते हैं, जुर्म का रास्ता चुन लेते हैं, किसी की जान ले लेते हैं और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आजीवन कारावास की सज़ा हुई है उन्हें। तो वो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, तो आप लोगों ने उसको बहुत ही पॉजिटिवली उस पर कमेंट्स किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। भास्कर अरगड़े साहब का कमेंट है। उन्होंने कहा है कि कहानी बेशक पुरानी है, उन्होंने पहले सुन रखी है, लेकिन उनको फिर भी मेरी ज़ुबानी वो सुनकर अच्छी लगी। उमेश भूइया जी ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने भी वही बात कही है। महिपाल सिंह का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि सर, नाउ डेज यू आर बिकम न्यू शम सर, मोस्टली आई वॉच यू फॉर इन्वेस्टिगेशन इन मॉडर्न एरा एंड ओल्ड टू, थैंक्स सर। महिपाल सिंह ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे और दर्शक हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ को इको किया है। इको किया है मतलब उन्हीं की बात उन्होंने दोहराई है। ये जो आईडी है ये आर्कियोलियोटिक इस तरह से आईडी है, मैं जिस तरह से जितना मतलब पढ़ पाया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। शाहरुख अंसारी साहब का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि शम सर के बाद आपकी कहानी सुनाने का तरीका सबसे अच्छा लगता है, कीप इट अप, लव फ्रॉम जबलपुर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अंसारी इम्तियाज़ ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा कि कुदरत ने आपकी आवाज़ को ऐसा बनाया है कि लोग आपकी आवाज़ के आदी हो गए हैं, ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे। बहुत धन्यवाद आपका। जगदीश चांडेगड़ा साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं। केवल कृष्ण जी हैं। योगा विथ विकास हमारे एक लिसनर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट अभी दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मेरी ज़ुबान पर वो नाम यूँ चढ़ गया है कि मैं योगेश को भी योगा पढ़ दे रहा हूँ। तो योगेश गोहिल साहब ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और नवीन कुमार जी ने कहा, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आप कहानी सुनाते हैं, पहली बार कमेंट किया हूँ लेकिन नियमित रूप से आपको सुनता हूँ। बिल्कुल, ये बात तो मैं मानता हूँ। कमेंट तो मतलब मुश्किल से एवरेज अगर मैं देखूँ तो 50 लोग करते हैं। कई बार जब किसी को ज़्यादा शिकायत होती है या कोई स्टोरी बहुत अच्छी लगती है तो 100+ कमेंट्स आते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप हज़ारों की तादाद में मुझे सुनते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। सारे लोग कमेंट नहीं कर सकते, ये भी मैं समझता हूँ, लेकिन कभी कभी कर लिया कीजिए कमेंट, अच्छा लगता है। गोविंद कुशवाहा जी ने भी अपनी बात रखी है। ये गुजरात के सूरत से हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप कहानी सुनाते हैं और जीवन में आपसे एक बार मिलने की इच्छा है, हमें आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद कुशवाहा साहब। रही बात मिलने की, तो हमारा ऑफिस नोएडा में है, क्राइम तक का, आप सबको पता होगा। तो कभी अगर नोएडा चक्कर लगे तो आने से पहले एक ईमेल ड्रॉप कीजिए, ईमेल पर रिस्पॉन्ड करूंगा और उसके बाद फिर फिक्स कर लेंगे कब मिलना है। आप लोगों का स्वागत है, कभी भी आइए, मतलब नोएडा ऑफिस में ही होता हूँ, मिल सकता हूँ। एनीवे, एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने बहुत शिकायती कमेंट किया है और वो कमेंट भी मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि HAL का फंक्शन क्यों समझाने लगता है भाई, क्राइम स्टोरी पे रहा करो, ज्ञानवर्धन हमारा मत किया करो, वरना स्टोरी की आत्मा मर जाती है। इसको ऐसे सोचो कि हम आपके साथ चल रहे हैं और बीच में रोक के तुम ट्यूशन देने लगते हो। भाई तू टॉर्चर करना कब बंद करेगा, इन्होंने ऐसा लिखा है। देखिए बब्बू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बनता है। अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूरे स्टैब्लिशमेंट से लेकर कितने लोगों की स्टाफ है, क्या काम होता है, कौन सा प्लेन इन्होंने बनाया है, कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अगर इतनी सारी डिटेलिंग करने लग जाता तो फिर आपकी ये बात मैं समझ सकता था। लेकिन अगर 1-2 लाइन बीच में कहीं भटक जाऊं या 1-2 लाइन अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगूं और आप इतनी बेरहमी से मुझ पर हमले करें तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। तो बब्बू भाई प्लीज़, आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करेंगे। और थैंक्स फॉर कमेंटिंग। आपने मतलब थोड़ा गुस्सा भी दिखाया है इमोजी के ज़रिए, लेकिन साथ में आप हंसते मुस्कुराते हुए भी इमोजी भेज रहे हैं, तो मिक्स्ड रिएक्शन आपकी तरफ से है, मैं समझता हूं। और मैं क्यों बीच में कुछ और बातें कहता हूं वो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगे।
आयशा कन्नू ने कमेंट किया है और ये लखनऊ की रहने वाली है। ओके, आयशा आयश आयश के अन्नू, एनीवे नीचे इन्होंने अन्नू अपना नाम लिखा है, तो अन्नू लखनऊ की रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। भेरू जी, मैं आपका रेगुलर वीडियो देखता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हिंदी में जवाब देना, वीडियो सुन लेता हूँ। शाहरुख ने ये कमेंट किया और बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं। तेंजिंग लाखपा ने कमेंट किया है, ये कहानी आप और शमसर को मिलाकर 5 बार सुना चुके हो। चलिए 5 बार मैंने तो एक ही बार सुनाया, 5 में 4 बार शमसर ने सुनाया होगा, सारी जिम्मेदारी अब उन्हीं की है। पीके चंद्रा साहब का भी कमेंट है और दिलवर रज़ा का भी कमेंट है। बहुत सारा और भी लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।